नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आज मॉनसून सत्र की करेंगे क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें अब मात्र कल का ही दिन रह गया है और इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्यालय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से सभी दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले शुक्रवार को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राकांपा प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के साथ बातचीत की थी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावनाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 18 जुलाई को संसद के निचले सदन में सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। एक सर्वदलीय बैठक संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत से पहले इसकी सुचारू रूप से कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक प्रथागत प्रक्रिया है। कोरोना, टीकाकरण, महंगाई और राफेल जैसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की योजना भी बना रहा है। बताया जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार 30 बिल लेकर आएगी। वहीं बीजेपी सांसद जनसंख्या नियंत्रण और समान आचार संहिता पर भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाले हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को वरिष्ठ विपक्षी नेता शरद पवार और एके एंटनी से मुलाकात की है। माना यह जा रहा है कि सिंह ने विवाद से जुड़ी ताजा जानकारियों से दोनों वरिष्ठ नेताओं को अवगत भी कराया है। बैठक में सत्ता पक्ष विपक्ष से मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से सभी दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित भी किया गया है। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है और इस बार मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए भी कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की तैयारियों का जायजा लेकर ये सुनिश्चित किया कि संसद सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से पालन हो। संसद सत्र में शामिल होने के लिए सांसदों को पहले ही टीके के दोनों डोज लेने को कहा गया था और उनके दोनों डोज पूरे भी हो गए हैं, जिसके बाद मात्र कल के दिन के बाद परसों से मॉनसून सत्र शुरू होगा और काफी हंगामेदार रहने के इसके आसार भी जताए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बैठक बुलाई है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, जिसके बाद दोपहर 3 बजे एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शारीरिक रूप से मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी तक की उनकी तमाम जो भी बैठकें मीटिंग है वो वर्चुअली ली गई है, लेकिन अब खुद शारीरिक रूप से मौजूद होकर सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ एनडीए की बैठक में भी हिस्सा वो लेंगे, जिसमें पूरी कार्यप्रणाली जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। 30 बिल बीजेपी की ओर से इसमें पेश किए जाएंगे और ये बिल पेश करने के बाद किस तरीके के इस पर विपक्ष जो है वो रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे पहले पीडीजी की भी बैठक हो चुकी है और उसमें कांग्रेस ने तमाम मुद्दे भी अपने सिलेक्ट कर लिए हैं। चलिए, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संदीप चौधरी जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं। उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संदीप जी आप ही के पास आना चाहूंगी। मात्र आज और कल का दिन रह गया है, परसों से मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। क्या लगता है कि किस तरीके से ये मॉनसून सत्र हंगामेदार होगा और जो बीजेपी सरकार है वो किन मुद्दों पर घिरती नजर आएगी? देखिए मुस्कान, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आने वाले कई राज्यों में चुनावी माहौल बन चुका है, बल्कि मैं कहूंगा कि चुनावी तैयारियां और चुनावी बिगुल बच चुका है। जैसे अभी वाराणसी का दौरा किया देश के प्रधानमंत्री ने, घोषणाएं की, तो इस बार का जो मानसून सत्र है मुस्कान, वो हंगामेदार रहेगा और हंगामेदार रहने के कई कारण हैं। जिस तरीके से अभी हम कोरोना पीरियड से निकल करके आ रहे हैं, जिस तरीके से तीसरी लहर अभी गर्म मुद्दा और इतने टाइम से एक जन समूह का आंदोलन बन चुका है। अलग अलग प्रदेशों में वो आंदोलन हो चुका है और राकेश एस जिसका नेतृत्व पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। तो महंगाई बड़ा मुद्दा है, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम में बड़ा मुद्दा है।
तो इस बार का जो मानसून सत्र है वो बड़ा हंगामा। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से संदीप जी ने कहा कि मॉनसून सत्र जो है वो वाकई हंगामेदार रहने वाला है और इसके कयास पहले से ही लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मुद्दे भी बता दिए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, मुद्रास्फीति हो, बढ़ती महंगाई हो, या फिर कोविड मिसमैनेजमेंट हो, और या फिर बॉर्डर पर जो सुरक्षा का मुद्दा है वो हो। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस उठाने वाली है और यही वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी सरकार इस बार घिरेगी। देखिए मुस्कान, बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब ने कि ये हंगामेदार सत्र रहेगा। और आप देखें 5 राज्यों में इलेक्शन है, एक मैसेज देने की कोशिश की सत्ता पक्ष की और विपक्ष की करेगा कहीं। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और चुनाव के लिए जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं, कल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में थी, तो वो सब कह रही हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, फेलियर है, कोविड में ढंग से नहीं निपटा गया। और देखिए पेट्रोल डीजल के रेट तो सबको दिख ही रहे हैं, हर व्यक्ति रूबरू हो रहा है उससे। तो आखिर इसका अंत क्या होगा किसी को पता नहीं है। पहले 100 के पार कहते थे भी ये 2.5 सैकड़ा छुएगा, 100 रुपये हो जाएगा, पर अब 100 भी हो गया, अब 100 से ऊपर भी जा रहा है। इसका अंत कहाँ होगा? किसान आंदोलन, देखिए इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहा है और कहीं कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं दिख रही कि भी किस तरीके से इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। सरकार अपनी ओर अड़ी हुई है कि भाई नहीं, हम बिल्कुल वापस नहीं लेंगे कृषि बिल, और कृषि बिल जिसके लिए बने हैं वो किसान ये मानने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि वापस लो। तो विपक्ष पूरा आधार देगा इन मुद्दों को, विपक्ष पूरा दिखाएगा कि हम किसान के साथ खड़े हैं। विपक्ष संसद में ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि हम पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं इनके खिलाफ हैं। अब सरकार किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट करती है ये देखने की बात होगी। देखिए राजनाथ सिंह ने कल ही रक्षा मंत्रियों से, पूर्व रक्षा मंत्रियों से बात की है। इससे पहले आपने देखा होगा उस तरह की मंत्रणाएं, सर्वदलीय बैठक। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा हंगामा ना हो और मानसून सत्र शांति से गुजर जाए। लेकिन उपाध्याय साहब, विपक्ष जो है वो इस बार इस सत्र को शांति से नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष के हर बार की तरह वॉकआउट के भी आसार हैं। चौधरी साहब, आपसे इसका जवाब चाहूंगी। वॉकआउट के आसार भी विपक्ष के जताए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार 30 बिल भी पेश करने जा रही है और कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी बातचीत करेगी और घिरती भी नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष को यह नामंजूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया था, इस बार भी किसान आंदोलन सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है जिस पर विपक्ष इस तरीके से वॉकआउट कर सकता है। बात है आपकी, विपक्ष का जो फोकस है, चाहे वो कोरोना की बात कर लीजिए, चाहे बॉर्डर पर होने वाली प्रॉब्लम की बात कर लीजिए, चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए, विपक्ष सरकार को बीच इन मुद्दों पर लाएगा। लेकिन सरकार की कोशिश रहेगी कि वो ऐसी जगह लेकर के जाए जिस तरीके से इस बार नागरिक संशोधन जो बिल है वो भी आ सकता है, उसके ऊपर भी बिल आ सकता है। ऐसे छोटे पत्र और भी बिल हैं जिनके ऊपर सरकार बात करना चाहेगी और इन बिलों पर बात करने से सरकार की इमेज अच्छी होगी और सरकार इलेक्शन से पहले जनता के बीच में मैसेज देने में कामयाब होगी कि देश सामने बढ़ रहा है और देश लगातार विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन उपाध्याय साहब, अगर इस बार भी विपक्ष का जो ये वॉकआउट का जो उन्होंने एक रीत बना रखी है वो इस बार भी जारी रही, तो पिछली बार भी हमने देखा था जब वॉकआउट हुआ तो जो किसान जो बिल है, जो किसान जो काले कानून जिनको बता रहे हैं, वो बिना सहमति के, विपक्ष की बिना सहमति के ही पास कर दिए गए थे। इस बार भी कई ऐसे बिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार ट्विटर का भी मुद्दा उठ सकता है। हालांकि अब फिलहाल पूर्व जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, जब उनका भी अकाउंट ब्लॉक किया गया था तो ट्विटर का मुद्दा भी उठ सकता है, क्योंकि ट्विटर पर अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे ट्विटर पर उसको जो ये तमाम मामला है उसमें उनको कोई बड़ी जो सजा है वो मिल सके। ये देश से हैंडल नहीं होता है, विदेशी प्लेटफॉर्म है और उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने देश के कानूनों का और संविधान का पालन करते हैं, जबकि वो गलत है। जहाँ आप सेवाएं देते हैं उस देश के
संविधान का सम्मान करना भी आपका दायित्व बनता है। और रहा देखिए, जब बहुमत होता है किसी भी सरकार के पास, तो विपक्ष की आवाज को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। आपने देखा ना, कृषि बिल की वो नहीं आए, उन्होंने वॉकआउट किया, उन्होंने कृषि बिल पास कर लिए। क्यों? कि संख्या बल उनके पास है। तो और भी जो भी विधेयक आएंगे या जो भी कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो भी कानून नए लाए जाएंगे, उन सब पर विपक्ष के भरोसे कहीं सरकार में, और उसी का फायदा एक्चुअल में सत्तारूढ़ दल उठाता है कि अगर ये बॉयकॉट कर जाएंगे या विरोध करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर संख्या बल थोड़ा सा डगमगाता है, तब सरकारें चिंतित होती हैं कि कहीं उनका जो विधेयक है, जो कानून लाना चाहते हैं, वो पास हो पाएगा। एक जो असमंजस की तस्वीर जब दिखती है, तब सरकारों की फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश होती है, सबको मनाने की कोशिश होती है, और सबकी राय लेके कहीं ना कहीं कानून पास कराने की उनकी मंशा बनी रहती है। लेकिन विपक्ष के सामने भी कोई विकल्प नहीं है। जिस तरीके से समस्याएं मुंह आए खड़ी हैं, अगर विपक्ष उनको आवाज नहीं देगा संसद में, तो मैसेज क्या जाएगा जनता के लिए? और उस पर भी 5 राज्यों के इलेक्शन है, जहां पक्ष विपक्ष सबको जाना है, वोटर के बीच में जाना है, तो वहां मैसेज देना बहुत जरूरी है कि भी चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, हम हर मुद्दे पर जनता के मुद्दों को जनता के साथ खड़े रहकर हमने संसद तक उठाया है। तो ये मैसेज देने की कोशिश विपक्ष करेगा और करनी भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उपाध्याय साहब, विपक्ष भी यहाँ पर एक बात पर घिर सकता है। देखिए, हम तमाम बार ये बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की महंगाई की अगर बात करें तो जो एक्साइज ड्यूटी है, अगर वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ हद तक कम करती है तो जनता को राहत मिल सकती है महंगाई से। पेट्रोल डीजल पर जो दाम लगातार वृद्धि हो रही है, उन पर राहत मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि सरकार को इस तरीके से कदम उठाने चाहिए और एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पर भी एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाई गई है, कुछ भी कम नहीं किया गया है। और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है, राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वहां पर भी तमाम ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो 100 के पार ही बिक रहे हैं। चौधरी साहब, आपसे इसका जवाब चाहूंगी। विपक्ष भी इस मुद्दे पर घिर सकता है, और सबसे अहम ये चुनाव हो सकते, जो चुनाव है, चुनावों के मद्देनजर सबसे अहम ये सत्र रहने वाला है, और इसी में देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से जनता के मुद्दों को उठाता है। चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। उपाध्याय साहब, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या ये जो तमाम बातें हैं ये हो सकती है क्योंकि पेट्रोल डीजल पर अगर सरकार, बीजेपी की अगर सरकार है, वो एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है और विपक्ष ऐसी मांग कर सकता है, तो विपक्ष भी पहल कर सकता है इस बात के लिए? देखिए, पहल करनी चाहिए, मुस्कान कह देने भर से नहीं है, चिंता सब जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को कोई राहत फौरी नहीं मिल पा रही है। न राज्य सरकारें दे पा रही हैं, न केंद्र सरकार दे पा रही है। देखिए, राज्यों की अपनी मजबूरियां हैं, उनका राजस्व घटा है, और कोविड काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमराई है, वही हालात केंद्र के हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों ही इस मूड में नहीं है कि जनता को कोई राहत प्रदान की जाए, कहीं कोई रिलैक्सेशन दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाने की एक होड़ सी लग गई है। आप देखेंगे जिस तरीके से पेट्रोल, क्रूड ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम कम हुए थे, 25 डॉलर के आसपास आ गए थे, तब जब आप कहते हैं कि भाई पेट्रोल और डीजल मार्केट के हवाले है, जब मार्केट के हवाले था तो उस समय जो बेनिफिट हो रहा था वो पास आउट होना चाहिए, जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने नहीं दिया। सरकारों ने अपने टैक्स बढ़ा करके, और बिल्कुल भी जो एक राहत मिलनी चाहिए थी उपभोक्ता को, जनता को, वो नहीं दी। तो देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहने को आप कहते हैं कि मार्केट के हवाले है, और जब मार्केट में सस्ता होता है तब उसका बेनिफिट आप ट्रांसफर नहीं करते हैं जनता को, तो जनता अपने आप को ठगाता महसूस करती है। ये बात अलग है कि पहल किसी न किसी को करनी होगी। देखिए, केंद्र है, केंद्र के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, राज्य है, राज्य के पास सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन अगर दोनों ही
मिल बैठकर कोशिश करें और वास्तव में जनता को अगर कोई राहत देना चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। अपने टैक्सेस को कम करके जनता को राहत दे सकते हैं, प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बिल्कुल। चौधरी साहब भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपसे मैं यही सवाल जानने की कोशिश कर रही थी, इसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पर भी महंगाई, जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो 100 के पार है। तो अगर वो विपक्ष सरकार से चाहता है कि एक्साइज ड्यूटी कम की जाए तो पहल विपक्ष भी कर सकता है। राजस्थान और महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी कुछ हद तक कम की जा सकती है ताकि जनता को राहत मिले, और यही मुद्दा है जिस पर विपक्ष भी सदन में घिर सकता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है मुस्कान जी आपका। जैसे अभी हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे, ये सब चीजें हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर है। ये केवल एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसका सोल्यूशन हकीकत में ना विपक्ष करना चाहता, ना पक्ष करना चाहता। और महंगाई लगातार बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन है कि सरकारों को पैसा जनरेट करना है, पैसा कमाना है, किसी तरीके से अपना खजाना भरना है, जो आज की तारीख में खाली हो चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था, चाहे आप प्रदेशों की बात कीजिए, चाहे आप केंद्र की बात कीजिए, बिल्कुल कमजोर स्थिति में है। और सरकारों के सामने एक लगातार चैलेंज बना हुआ है कि वो पैसा कहाँ से जनरेट करे, कैसे जनरेट करे। और आपके पिछले टाइम में ये चीजें देखी भी है। कोरोना पीरियड में हमें अलग अलग चीजों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं दूसरी तरीके की समस्याएं थी, वो फैसिलिटीज हमें नहीं थी कई तरीके की देश में बात की जाती है। तो सरकार के सामने आज आप अगर रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े टोल लगे हुए हैं, और वहाँ पे कोई 5, 10 या 20 रुपए लेने की बात नहीं होती है, वहाँ सैकड़ों में बात होती है। मेरे ख्याल से 200 रुपए भी टोल कई जगह मैंने देखा है, प्रयास किया है। इतना ज्यादा टोल लगता है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपकी जेब खाली हो जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की टंकी नहीं भरती है। आप कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, आपकी जेब खाली हो जाएगी, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। तो आज की स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है, और विपक्ष सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चाई ये है विपक्ष के पास भी इनका सोल्यूशन नहीं है। और विपक्ष में भी जहाँ उनकी राज्य सरकारें हैं वहाँ पे कोई महंगाई कम नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात कही आपने चौधरी साहब। और उपाध्याय जी, देखिए ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से चौधरी साहब ने बताया कि विपक्ष भी इस पर घिरना तय है विपक्ष का भी, क्योंकि अगर विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है तो सरकार इसमें काउंटर सवाल यही करेगी कि आखिर आपने ही क्यों कम नहीं किए, आपने क्यों पहल नहीं की। और यही मुद्दा जो है वो अगर बीजेपी की बात करें तो वहां पर भी ये उठ सकता है, अगर पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी आप नहीं कम कर सकते तो देखिए अभी 4 साल पहले की बात है जब बीजेपी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लेकर आया जाएगा। अगर जीएसटी में लेकर आया जाता है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से बहुत ही ज्यादा जनता को राहत मिल सकती है, चाहे फिर दाम कितने ही बढ़े, लेकिन जनता को राहत मिलेगी। और 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया। व्यवसायीकरण हुआ है, और जब व्यवसायीकरण हो जाता है तो व्यवसाय में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखा जाता है ना, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो सरकारें जब व्यवसायिक होंगी तो वो क्यों किसी जनता की परवाह नहीं करेंगी, किसान की परवाह नहीं करेंगी। वो तो सिर्फ अपने फायदे की परवाह करते हैं, और वही देखा जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि एक देश और एक टैक्स में फिर ये क्यों नहीं आता भी पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में पहले ही लेके आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं लेके आए। यानी मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू। जहाँ से आपको ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है वहां आप जीएसटी से अलग रेवेन्यू वसूल करेंगे, और जहां कम मिल रहा है वहां से यानी मंशा क्या है सरकार की, ये साफ साफ दिखता है कि जनता के सारों आर्थिक मुद्दों से कोई जनता को बिल्कुल अपने भगवान के भरोसे छोड़कर सरकारें काम कर रही हैं। और उसी का परिणाम है कि चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के रेट हैं, सरकार के कान पर जू तक नहीं रह गई। बिल्कुल, उन्हें सुनाई नहीं देती है जनता की आवाज की। जनता त्राय त्राय कर रही है। पहले उसकी आमदनी घट चुकी है, उसके बाद महंगाई का बोझ उसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन सरकारें निश्चिंत होकर इलेक्शन में चली जाती हैं और वहां जाके बेशर्मी के साथ वोट भी मांगती हैं। और जनता भी, देखिए जनता भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। जनता भी वोट करती है, बम्पर वोटिंग करती है, लेकिन मुद्दों पर नहीं करती है। वो जाति पर करती है, धर्म पर करती है, संप्रदाय पर करती है,
राष्ट्रवाद पर यही कारण है उपाध्याय साहब कि अब सरकारें भी यही सोचने लगी है कि अपना वोट बैंक जाति के तौर पर किस तरीके से बनाया जाए। अभी देख लीजिए, जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, उत्तर प्रदेश में पूरे जातीय समीकरण को साधा गया है पूरे तरीके से, राजस्थान में और गुजरात में भी जातीय समीकरण को ही साधा गया है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। और ये वाकई बहुत सही बात कही है आपने, जनता जब मुद्दों पर वोट करेगी तभी सरकार जो है वो मुद्दे उठाएगी। अगर जनता ही जाति के तौर पर वोट करेगी तो फिर सरकार को तो अपना वोट बैंक बनाना ही है, वो तो अब जातीय जो समीकरण है वही साधेगी। चौधरी साहब, आपसे भी ये बात जानना चाहूंगी, इसका मुझे याद आता है जी जी पहले प्याज के मुद्दों पर सरकार बनती थी और बिगड़ जाती थी जी कि प्याज महंगा हो गया। और आज देखिए पेट्रोल डीजल रेट कहाँ पहुंच गए, लेकिन कहीं कोई सरकारों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। क्यों नहीं रेंग रही है? कि वो उन्हें पता है कि जातिगत वोट बैंक है, इसको साध कर जाति में बांटकर, धर्म पर बांटकर, संप्रदाय पर बांटकर वोट हम ले लेंगे और हम जीतेंगे और हम सरकार बना लेंगे, हम रेट कम करें या ना करें। यानी उन्हें विकल्प दिखता है, रास्ता दिखता है, तभी ये जाति समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना, एनसीपी, कोई भी सरकार हो, सब के सब जातीय समीकरण साधने में ही जुटे हैं। संदीप जी, जातीय समीकरण पर तो मैं आपसे जवाब चाहूंगी ही, इसके साथ साथ देखिए एक मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया है वो बॉर्डर पर सुरक्षा का भी है। और इस बार देश में पहली बार ड्रोन से हमले हुए हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं, उसमें भी जो सरकार है वो घिर सकती है, क्योंकि हमारे पास इतना समय हो गया है, एंटी ड्रोन सिस्टम अब लगाए जा रहे हैं, आखिर हम पहले कार्रवाई क्यों नहीं करते? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मुस्कान जी आपका। जहां हम 400 मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं, देश को मिसाइल के खतरे को टालने की बात करते हैं, देश पर आक्रमण के खतरे को टालने की बात करते हैं, और वहाँ पे छोटी छोटी जो ड्रोन है वो हमारे देश में आ जाती है और हमारा नुकसान कर रही है और बड़ा नुकसान भी वो कर सकती है। तो इनको रोकने के लिए सरकार को कारगर जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे और लाजमी है विपक्ष का इसको सत्ता को घेरना और इसको मुद्दा बनाना, क्योंकि ये एक देश की सुरक्षा का मुद्दा है और ऐसे मुद्दे हमारी संसद से लेकर गलियों तक, रोडों तक, सड़कों तक हर जगह उठनी चाहिए, क्योंकि ठीक है संदीप जी मैं रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें जनता दरबार की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं। कल भी उनका ये जनता दरबार था और आज एक बार फिर से जनता दरबार उन्होंने लगाया है, जिसमें वो लोगों की तमाम सीधे तौर पर लोगों से रूबरू होते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। कल भी इस तरीके का जनता दरबार लगाया गया था और आज भी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं और यही वो दरबार है जहां पर जनता सीधे तौर पर अपने मुखिया से रूबरू होती है और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखती है। और लगातार जब भी जनता दरबार लगा है तो सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर सरकारी अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बात करते हैं। और ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अब जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बात मुद्दे की कर लेते हैं। मॉनसून सत्र पर आज बात कर रहे थे, हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। संदीप जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, आपको रोकना पड़ा बीच में, आप अपनी बात पूरी करें। क्योंकि जिस तरीके से आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, तो मैं सुरक्षा की बात से आपको बता रहा था कि जो ड्रोन से हमला हुआ है वो एक बहुत ही खतरनाक जो साजिश का हिस्सा है और इससे हमारे बड़े नुकसान हो सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में हमारी आर्मी के भी जो बेस कैंप है वो भी वहाँ पे हैं, हेडक्वार्टर्स भी वहाँ पे हैं। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है आपको इन चीजों का इलाज निकालना पड़ेगा, इनकी तोड़ आपको रखनी पड़ेगी। बात आ जाती है महंगाई की, जैसे मेरे साथी जो सीनियर पत्रकार है वो हमें बता रहे थे कि पहले प्याज को भी दाम बढ़ते थे तो सरकारें बदल जाती थी, लेकिन मुस्कान जी आज की तारीख में जो वो सरकार बदलने वाला वोटर है वो इतना कंफ्यूज हो चुका है, वो प्याज के मुद्दे पर सरकार बदले या डीजल के मुद्दे पर सरकार बदले या वो पेट्रोल के मुद्दे पर सरकार बदले या उसकी जो नौकरी चली गई उस पर सरकार बदले, उसका तो दिमाग आज की तारीख में पूरे तरीके से कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। बिल्कुल मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। और देखिए संदीप जी, इस समय बेरोजगारी जो है और ये सबसे ही अहम मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई भी सरकार बात नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी कांग्रेस की भी जो बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने पूरा तमाम एक प्रारूप तैयार किया था कि किस पर वो सरकार को घेरेंगी, उसमें भी बेरोजगारी का मुद्दा कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि दोनों ही सरकारें अपना अपना जो राजनीतिक रोटियां हैं उनको सेकने का काम कर रही हैं, लेकिन जनता के बारे में फिलहाल कोई नहीं सोच रहा।
जी बिल्कुल सही बात कही आपने मुस्कान जी। देखिए होता क्या था, पहले एक फुटबॉल होती थी, जैसे वो प्याज वाला मुद्दे का जिक्र किया, और खेलने वाले सभी खिलाड़ी होते थे उससे खेलते थे। आज की तारीख में राजनीति में ऐसा हो गया, हर आदमी अपना मुद्दा लेके निकलता है जिससे वो बात करना चाहता है, यानी कि हर खिलाड़ी अपनी बैट और अपनी बॉल लेकर निकलता है, वो खेलने लगता है। आज की तारीख में किसानों के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। देश के अंदर सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, या सबसे बड़ा देश की प्रगति में जो है वो किसान है, लेकिन किसान के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, किसान से बात नहीं हो रही। दूसरा, हमारे यूथ की बात होती थी 2014 से पहले, हमने सुना कि हमारा जो नौजवान है वो देश को बदल सकता है, लेकिन आज उसके रोजगार की या नौजवान की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो सरकारों को सोचना पड़ेगा, और विपक्ष के पास मौका है, विपक्ष इन मुद्दों को उठाए और सरकार के सामने चुनौती खड़े करे। किसी भी देश की प्रगति के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और विपक्ष अगर अपनी भूमिका बहुत ही बेहतर तरीके से निभाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी, आगे चुनाव भी आने वाले हैं, अगर चुनावों के मद्देनजर ही अगर वो इस तरीके की भूमिका निभाते हैं तो चुनावों में भी उन्हें फायदा होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से काम नहीं चलेगा जिस तरीके से फिलहाल हो रहा है, विपक्ष को भी पूरे तरीके से सक्रिय अब देश में होना पड़ेगा। सिर्फ महंगाई और ये जो बाकी तमाम मुद्दे हैं इन पर ही चर्चा नहीं करनी है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इस समय लोग भूखे मर रहे हैं, भूखमरी हो रही है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, और इस मुद्दे को उठाना बेहद जरूरी है। उपाध्याय साहब, समय की थोड़ी सी कमी है, आपसे आखिरी कमेंट इस पर चाहूंगी। देखिए, सरकारों को सेंसिटिव होना होगा, और जनता और सरकार को मजबूर कर सकती है। अगर जनता सड़क पर आ जाए, कोई भी सरकार के पास ऐसा विकल्प नहीं है कि वो उसको रोक सके। बिल्कुल। लेकिन मैं देख रहा हूँ विपक्ष से जो एक आवाज होना चाहिए जनता की, वो जनता की आवाज नहीं बन पाता। जो आंदोलन होते विपक्ष उसकी अगुवाई नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं संगठन की कमी विपक्ष की साफ दिखाई देती है। देखिए, यही जो सत्ताधारी दल है, बीजेपी है, जब विपक्ष में थे तो जब भी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता था, किस तरह विरोध करके गली गली नुक्कड़ तक जाके अपना विरोध दर्ज करते थे। आज वो उतना संगठित तरीके से विरोध दर्ज नहीं हो रहा। बिल्कुल। यानी जो संगठन है विपक्ष का, वो कमजोर नजर आता है। उसी का परिणाम है कि सड़क पर जो एक संघर्ष होना चाहिए, वो सड़क पर संघर्ष नहीं दिख रहा है। सिंबॉलिक कुछ तस्वीरें या विरोध दर्ज कराने के लिए सिंबॉलिक विरोध से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं और ये तस्वीरें भी, उपाध्याय साहब, बहुत सही कहा आपने कि मात्र सिंबॉलिक ये तस्वीरें हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इसी के मद्देनजर अब विपक्ष इस तरीके से मुखर हुआ है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। लेकिन अब ये देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके की भूमिका सदन में निभाता है और जनता के मुद्दे को कौन बेहतर तरीके से उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी और संदीप चौधरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर नेताओं से भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी ने दो अहम बैठक बुलाई है। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। 19 जुलाई को मॉनसून सत्र का पहला दिन रहेगा, लेकिन 18 जुलाई को एक दिन पहले 11 बजे सुबह ये बैठक बुलाई गई है और दोपहर 3 बजे कल ही ये बैठक एनडीए की भी होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। और इन्हीं बैठकों पर किस तरीके से अहम फैसले लिए जाएंगे वो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि अब जो सरकार है वो किस तरीके से विपक्ष को घेरेगी और अपने खुद को, जिन मुद्दों पर सरकार घिर रही है, खुद को किस तरीके से सेफ लेकर सरकार चलेगी, इस पर रणनीति तय होगी। ये रणनीति दोपहर 3 बजे की बैठक में जो एनडीए के साथ होगी उसकी बैठक में तय होगी और सुबह सर्वदलीय बैठक है जिसमें तमाम विपक्ष भी मौजूद होगा और सभी दलों से ये अपील की जाएगी कि जो भी मॉनसून का सत्र है उसको बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश करें और ज़्यादा हंगामा सदन में ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से वाच विचार हो और जो संसद का सत्र है उसकी कार्रवाई है वो पूरे तरीके से सही तरीके से हो पाए। और 30 बिल इसमें अब मॉनसून सत्र के दौरान सरकार पेश करने जा रही है। 30 बिल लेकर आएगी जिसमें जनसंख्या नियंत्रण बिल भी एक है और समान आचार संहिता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो पहले कई ऐसे नारे दिए गए थे, कई ऐसे बिल लेकर आई थी सरकार जिस पर अब घिर सकती है,
बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन पर किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर सरकार घिर सकती है, और इसी के साथ वन नेशन वन टैक्स पर भी सरकार घिर सकती है, क्योंकि जीएसटी में अभी तक पेट्रोल डीजल को नहीं लाया गया है और इसी वजह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार घिर सकती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरेगी, और अब इसी पर नेताओं से चर्चा करेंगे किस तरीके से वो खुद को बचाएंगे और कांग्रेस किस तरीके से जनता की आवाज को उठाएगी, क्योंकि आगे 5 विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। मिशन 2022 को लेकर किस तरीके से विपक्ष सदन में जनता की आवाज उठाता है और किस तरीके से बीजेपी सरकार सदन में जनता के मुद्दों को उठाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मॉनसून सत्र वो है जहां पर जब आगे आने वाले चुनाव हैं उसमें इस मॉनसून सत्र के जरिए ही कहीं ना कहीं जनता जो है वो अपना फैसला लेगी, क्योंकि इस सत्र में जो ज़्यादा जनता की आवाज़ उठाएगा जनता उस पर ही अपना भरोसा जताएगी। और अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा जनता की आवाज़ उठाता है। तो संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से सभी दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित भी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले शुक्रवार को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और शिवसेना प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के साथ बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी 18 जुलाई को संसद के निचले सदन को सभी नेताओं को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी खुद वो करेंगे। ओम बिरला ये लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो करेंगे, और एक सर्वदलीय बैठक संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत से पहले एक सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है, जो एक रीत है। जब भी मॉनसून सत्र होता है या कोई भी सत्र सदन का होता है, कार्रवाई शुरू होने से पहले एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। चलिए इसी पर चर्चा के लिए प्रदीप भंडागर जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार कौन से वो मुद्दे होंगे और कौन से बिल होंगे जिस पर बीजेपी मॉनसून जो सत्र है उसमें आगामी जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। भटनागर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सर, सीधे तौर पर यही मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, जो अब मॉनसून सत्र होने वाला है उससे पहले कल एक बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक तो रीत है बुलाई जाती है, लेकिन एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है। किस तरीके से ये बैठक अहम है? देखिए, अब सत्र शुरू हो रहा है, कोरोना काल है, उसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनको विषय को अब लेके चलना है, क्योंकि कोरोना काल में भी बहुत चीजें देखी और हमने और संभली भी और समझी भी, और उस चीज को देखिए अभी भी पार्लियामेंट जितने भी राज्यसभा या लोकसभा सांसद हैं उनके भी टीकाकरण पूरा नहीं हो पाया है। अभी एक ही दौर की उनको टीके लग पाए हैं। देखिए कितने हमारे सांसद भी जागरूक हैं, एक वो भी दर्शाता है इस चीज को लेके कि पार्लियामेंट चालू है और अभी एक ही टीका अधिकतर लग पाया है। ये भी चीजें देखी जा रही है क्योंकि कोरोना काल है, सब चीजें को देखना है बारीकी से। दूसरी चीज है, देखिए अभी आज जो सत्र रहेगा वो सत्र बड़ा महत्वपूर्ण रहेंगे अगस्त तक, जब तक चलेगी पार्लियामेंट। देखना सबसे बड़ा ये रहेगा कि इस कोरोना काल के अंदर विपक्ष अपना क्या रोल निभाएगा। क्या विपक्ष बैठ के कोरोना पे बात करेगा? क्या विपक्ष सुनेगा जो चाइना विषय चल रहा है या पाकिस्तान अफगानिस्तान का विषय चल रहा है, क्या उस पर गहनता से विचार करेगा बैठ के, या पूरा सत्र प्रदर्शन और धरने में निकल जाएगा? हमने पिछली भी कोरोना काल पिछला भी हमने सत्र देखा जिसमें संजय सिंह ने मार्शल पे कैसे हाथापाई करी और गुंडागर्दी दिखाई, हमने वो भी देखा। और कांग्रेस का वॉकआउट भी देखा कि जब आप किसानों के विषय पे आप मुद्दे पे आते हैं और पूछते हैं और जब प्रश्न के आपके सवाल का जवाब मिलता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी अपने सदस्यों के साथ पूरा पार्लियामेंट छोड़ के वहां चले जाते हैं। वो भी देखा हमने। क्यों? बिल्कुल। विपक्ष भी अभी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपके इन सवाल के जवाब चाहेंगे कि विपक्ष इस बार किस तरीके की भूमिका निभाएगा। मुस्कान जी, मैं थोड़ी पूरी कर दूं, जरा सी मेरी थोड़ा सा रह गया है। देखिए, आप विपक्ष का रोल निभाना चाहते हैं और एक बात अच्छा और स्वच्छ अगर विपक्ष का रोल निभाना चाहते हैं आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, तो अगर प्रश्नकाल के टाइम अगर आपने प्रश्न करा है, चाहे वो किसानों का हो या किसी भी चीज कोरोना को लेके हो, चाहे वो चाइना को लेके हो,
तो आपने अगर सवाल करा है तो आप जिस मंत्री से सवाल करें तो आप उससे जवाब भी लेने की आप क्षमता रखनी चाहिए, ये कि नहीं आप वॉकआउट करके बाहर चले जाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आप इस बार बैठ के संदेश देंगे लोकसभा में, जो आने वाले चुनाव वो बड़ा प्रभाव डालेंगे उन चीज को। तो मेरा तो निवेदन है आपके माध्यम से कि जो भी सत्र चले, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, वो बैठ के कार्य को करे और उन चीजों को गहनता से नजदीक तक लाए, पार्लियामेंट को चलने दें। बिल्कुल, ये उम्मीद हमारी भी है, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका इस बार है, कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद का मॉनसून का जो सत्र है इस बार भी पूरा हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जो विपक्ष है वो कई ऐसे मुद्दे अब लेकर आए हैं। आपको पता होगा अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने जो मीटिंग की थी तमाम अधिकारियों और नेताओं के साथ, उसमें उन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं अपने वो एक प्रारूप तैयार कर लिया है कि किन मुद्दों पर वो आपको घेरेगी, और उसमें सबसे ऊपर महंगाई का मुद्दा है। नहीं मुस्कान जी, आप हर मुद्दे को घेरिए, विपक्ष का काम है, आप हर मुद्दे पे घेरिए, मगर आप मुद्दे से भागे मत। अगर आपने विषय उठाया तो उस विषय तक एंड तक जाइए भी। आप आदरणीय केजरीवाल साहब की तरह राजनीति ना कीजिए कि आप कोयला घोटाला तो उठाते हैं बीच में छोड़ देते हैं, आप लोक आयोग की बात करते हैं बीच में छोड़ देते हैं, आप बिजली के ऑडिट की बात करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। अगर आप विपक्ष के नाते कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसका आंसर भी लेना और सुनना आपका भी, आपके मेंबरान का भी और देश का भी काम। ठीक है, ये तो देश का काम है बिल्कुल, क्योंकि जनता इस बार मॉनसून सत्र के जो भी उनकी जनता की आवाज उठाएगा उसके हिसाब से ही जनता आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनमें अपना भरोसा जनता जो सरकारें हैं उन पर दिलाएगी। मुस्कान जी, ये जो सत्र चलता है ये देश के अलावा पूरा विश्व भी देखता है। जो विश्व की पॉलिटिकल राजनीति है, विश्व की जो संस्थान है, वो भी चीजों पर बारीकी से नजर रखती है कि हिंदुस्तान के अंदर के जो सत्र चल रहा है, हिंदुस्तान किन किन चीजों पे एक्टिव और किन किन चीजों पे वार्ता करने वाला है, ये भी हमें और विपक्ष को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है। लेकिन देखिए भटनागर साहब, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी सरकार घिरती नजर आ रही है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप उन मुद्दों पर किस तरीके से अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले महंगाई का मुद्दा है, और जो विपक्ष है उसने यही मुद्दा उठाया है कि जब आप वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो अभी तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आया गया। जी बिल्कुल, इस विषय में पहले भी सवाल उठे हैं और माननीय पेट्रोल मंत्री जी इस विषय को लेकर पहले एक नहीं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में हर सत्र में 6 बार बता चुके हैं, मगर विपक्ष संतुष्ट नहीं होता। या तो आपके क्वेश्चन पूछने में गलती है या फिर बताने में गलती, कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर माननीय मंत्री बोल रहे हैं पेट्रोलियम विभाग के मुखिया होने के नाते, तो वो विपक्ष के अलावा पूरा भारत भी सुन रहा है कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ या किस लिए महंगा किया गया या क्या कारण था कि तेल के दाम बढ़े, तो उसको सुनना भी एक जरूरी है। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप फिर क्वेश्चन उठाइए, मगर ये नहीं कि आप वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे। आप महंगाई के मुद्दे पे आइए, पेट्रोल के मुद्दे पे आइए, कोरोना के मुद्दे पे आइए, ऑक्सीजन के मुद्दे पे आइए, आप उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे आइए, राजस्थान में के मुद्दे पे आइए, महाराष्ट्र में इतनी हत्या हुई उसके मुद्दे पे आइए। अपने मुद्दे से भाग जाते हैं आप लोग, क्यों भागते हैं अपने मुद्दों से। बिल्कुल, बीजेपी की बात करें, अगर जी बीजेपी की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन कानून इस बार बीजेपी लेकर आ रही है, जो बिल इस बार पेश किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, ये जो कानून जो बनेगा आगे, वो बिल एक जो आप लेकर आ रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण इस समय बेहद ही जरूरी है। और इसके लिए वाकई सराहना भी लोगों ने आपकी की है, क्योंकि जनसंख्या इस समय वाकई ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सोर्स हमारे पास सीमित है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। जी आप बहुत अच्छा आपने देशव्यापी सवाल उठाया है, और इसकी जिज्ञासा को आपके जो टीवी चैनल देख रहे हैं उनको भी। देखिए नियंत्रण जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में आपने जो बात करी, देखिए उसको लेके वाकई में गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि भारतवर्ष में भी चाइना की तरह एक बहुत बड़ा विस्फोट हो। अपनी जनसंख्या को शिक्षित बनाना है, रोजगार और हर चीज में एक्टिव करना है, तो हमें और चीजें जो अपनी जन सुविधाएं हैं या चीजें जो भी उनको भी देखना पड़ेगा। उसमें भी एक जो आती है चीजें जनसंख्या नियंत्रण भी आती है। आप अगर इन चीजों पर अमल करेंगे तो ही आगे कुछ हमें उन्नति तरक्की करनी पड़ेगी। आज विश्व हमारी तरफ देख रहा है। देखिए आपने तमाम सवाल उठाए हैं भटनागर साहब। हमारे साथ राकेश सिंह यादव कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, मॉनसून सत्र की जो सदन की कार्रवाई है वो 19 जुलाई से शुरू होने जा रही है, सत्र शुरू होगा, लेकिन अब विपक्ष की जो भूमिका है वो अहम होगी देखनी, क्योंकि आप लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर हुए हैं कई मुद्दों को लेकर, लेकिन अब सदन में सभी लोग आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप वहां बैठें और तमाम जो विषय हैं उनको उठाएं जनता के लिए, लेकिन इस बार जो सदन में हंगामा हर बार होता है वो ना हो। देखिए, अगर
सदन विपक्ष की बात सुनेगा और जो सत्ता पक्ष है वो सुझावों को मानेगा और उस पर चर्चा करेगा तो हंगामा होने का प्रश्न नहीं है। बिल्कुल। बात वहां आती है जब कानून थोपे जाते हैं। आपने कृषि कानून भी देखे होंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कानून थोपने के बाद बोला कि आप चर्चा कर लीजिए। जब कोई कानून अगर आपने बना दिया है तो फिर चर्चा का महत्व क्या है? बिल्कुल, वो तो निरर्थक है चर्चा करना। आप अभी जो बात कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, बहुत अच्छी बात है, उसका कोई विपक्ष विरोध नहीं करता, लेकिन ये किस तरीके से लागू होगा इस पर चर्चा पहले कराई जाएगी या कानून बनने के बाद चर्चा कराई? क्या ये किसी सिर्फ एक धर्म के खिलाफ होगा या किसी एक जाति के खिलाफ होगा या पूरे सभी समाज पे समान रूप से लागू होगा? अभी कई इनके सहयोगी दल उसका विरोध कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इसके नियम कैसे होंगे, इस पे क्या कंडीशंस रहेंगी, इसके क्या फायदे रहेंगे और क्या नुकसान रहेंगे। कई ऐसे समाज हैं जहाँ अभी लड़कियों की संख्या बहुत कम है और लड़के ज्यादा हैं, वहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है कि शादी नहीं हो पाती है। उनके लिए क्या प्रावधान रहेंगे? कई ऐसे अल्पसंख्यक हैं, कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे पिछड़े जिनकी जनसंख्या बहुत गौण हो गई है, तो उनके लिए क्या प्रावधान रहेंगे? इन सब बातों पर अगर आप चर्चा नहीं कराएंगे और सीधे कानून बना देंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष उन हर व्यक्ति की, इस देश में रहने वाला चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, वो छोटा से छोटा समाज हो, उसकी बात भी वो वहाँ सदन में रखेंगे। अब आप उसको बोलते हैं कि आप विरोध कर रहे हैं, ये तो कानून हमने देश हित में बनाया। बिल्कुल, तो देश बिल्कुल। हित तो हर व्यक्ति का अगर हित होगा तो ही देश हित है। सिर्फ एक समाज, एक व्यक्ति, एक कुटुंब का अगर हित होता है तो वो देश हित नहीं है। बिल्कुल। यादव साहब, हमारे साथ भटनागर साहब मौजूद हैं बीजेपी से, उनसे ही आपके सवालों के जवाब जान लेते हैं। भटनागर जी, देखिए, एक बेहतरीन बातें हैं ये। उन्होंने पूछा है आपसे कि जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसमें नियम क्या कुछ होंगे, क्या ये वाकई पूरे देश के लिए एक समान होंगे या फिर किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष के लिए होंगे? दूसरा सवाल ये भी आपसे किया गया है, जो आपने सुना राकेश सिंह यादव ने पूछा आपसे, कि आखिर जो आगे रोजगार है उसको लेकर किस तरीके से आप आगे आएंगे? और यादव साहब की बात करें तो मैं यादव साहब का थोड़ा सा जवाब दे दूं। जैसे आप यादव साहब ने अभी किसानों के विषय में बात करी, तो मैं थोड़ा सा इनके संज्ञान में डाल दूं कि जो पिछला सत्र गया है उसमें इनके लोकसभा के सदस्य हैं दीपेंद्र जी हुड्डा, उन्होंने भी 2 बार सवाल उठाया और दोनों बार इस चीज का हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने जवाब दिया और एक 2 मंत्री ने जवाब दिया और समझाया भी, डेमो देकर नहीं समझ पाए। ऐसे पंजाब से मंत्री आते कांग्रेस के, युवा है और बहुत युवा है, एक्टिव है, उन्होंने बहुत लंबी स्पीच दी थी किसानों को लेके और उनको आधा ज्ञान था, मगर जब उन्हें पूरा ज्ञान दिया तो वो भी दोबारा खड़े नहीं हुए। अगर आप किसी कानून की बात करते हैं, 3 काले कानून की बात करते हैं, जिन चीजों कहते हैं वो मत जो डाला वो ये ना भूलिए कि आप भी उसमें बैठे हुए थे पहली चीज मैं इसमें बोल क्लियर करता हूं। और पार्लियामेंट में आपने सत्र में पूरे महीने आपने किसानों के विषय में आपने 6 बार 10 बात करी, आदरणीय राहुल जी ने भी इस विषय में बात करी और सवाल उठाए। जब सवालों के जवाब की बात है तो सदस्यों के साथ बाहर क्यों चले गए? आप इस चीज का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। आपने अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो बात करी आपने, मैं उसके विषय में क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक जो हमारे भारत के, जिन्हें आप लोगों ने अल्पसंख्यक का नाम दिया, क्या आप ये बताना चाहते कि उनके लिए कोई कार्ड जो बनाया है या कार्ड या कोई ID बनाई है, क्या आपने किसी और कलर की बनाई है? क्या आप उन्हें देश के और लोगों से अलग करना चाहते हैं? या तो आप उन्हें मुसलमान की ही कहिए या फिर उन्हें हिंदू कहिए, आप किन्हें अल्पसंख्यक कहना चाहते हैं? पहले इस पे स्पष्टीकरण दीजिए। पहले तो मैं आपको, आप ये जो नीति है, आपकी सिस्टम है ना, आप हर चीज में विरोध करते हैं। आपने 3 तलाक भी करा, आपने CNRC के भी करा, धारा 370 के भी आपने विरोध करा, आप हर चीज में विरोध करते हैं, मगर आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मुकेश श्री राहुल गांधी जी ने, राहुल जी को राजनीतिकरण में और राजनीति करने में थोड़ा सा चीजों को समन्वय करना चाहिए। बोलने के लिए क्या है, अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं तो कानून जो बनना है देश के नागरिकों के लिए बनना है, ये देख के नहीं बनना कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उस समय मानूंगा। अगर मैं हिंदू हूं और पाकिस्तान से अगर हिंदुस्तान के अंदर आया हूं, मैं भी NRC और CAA हूं, 30 वर्षों से 40 वर्षों से, लेकिन भटनागर साहब, यही तो सवाल है, जो भारतीय मुसलमान है, भटनागर साहब, जो भारतीय मुसलमान है, क्या उनके लिए भी ये कानून बराबर होगा? बात करते हैं, अरे भाई हमारे मुसलमानों की बात करते हैं, हमारे वो भी देश के नाते, हम मुस्लिम कहलाते हैं, वो भी देश के नाते, ठीक है, वो मुस्लिम कहलाते हैं, हम हिंदू
अगर विभाजन करके ना दे, देश का नागरिक है वो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देश का नागरिक है। वो हिंदुस्तान का सरजमी का नागरिक है। वो जमीन इसकी है जिसमें वो पैदा हुआ, इसके परिवार कुटुंब रहे। अगर वो कोई कानून बनता है तो देश हित के लिए बनता है, कोई किसी देश के विशेष आदमी के लिए बनता है, बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल। है या हिंदू है। राकेश साहब, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भटनागर साहब के जवाब से आप संतुष्ट हैं? चाहते हैं? जी, मैं लौटूंगी भटनागर साहब आपके पास। राकेश जी से जान लेते हैं। यादव साहब, क्या आप जो भी भटनागर साहब ने जवाब दिया आपके सवाल पर, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या भटनागर जी ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट है वो पहले देश के सामने प्रस्तुत करेगी, जनता के समक्ष भी, संसद के साथ जनता के समक्ष उनसे सुझाव आमंत्रित करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे, या पहले कानून लागू करेंगे फिर संसद में चर्चा करेंगे? नहीं राकेश जी, देखिए राकेश जी, ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो आयोग ने जो ये दिया था, उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर उन्होंने सरकारी वेबसाइट पर डाल दिया है और उसके बाद जनता से उस पर राय भी मांगी है कि किस तरीके से ये कानून बनेगा। मैं संसद की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश एक बहुत सीमित क्षेत्र हो गया। पूरे देश में जितने राज्य हैं, हर राज्य की एक परिभाषा अलग है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ की आंतरिक स्थिति अलग है, और वहाँ की जातीय स्थिति और जनसंख्या की स्थिति अलग है। इन सबका अध्ययन क्या 10 या 15 दिन में संभव है? पहली बात। दूसरी बात, इसका जो ड्राफ्ट तैयार होगा, जो आप प्रस्तुत करेंगे, वेबसाइट पे तो आप डाल देंगे, सुझाव आपने आमंत्रित कर लिए, क्या आप सुझाव मानेंगे? क्या इसके पहले 7 साल में आपने जो जो कानून लागू किए उसमें कुछ वेबसाइट में भी डाले, कुछ सीधे भी लागू करे, उनमें जब सुझाव दिए तो आपने सुझाव माने? अभी कृषि कानून को लेकर 1.5 साल से संघर्ष चल रहा है, उसमें सुझाव लोग दे रहे हैं, किसान भी दे रहे हैं, आप कोई भी एक भी सुझाव मान रहे? नहीं मान रहे। आप एक जगह खड़े हो जाते हैं कानून लागू करके, हमने जो करा वो सही है, हम उसमें कोई सुझाव आप दे सकते हैं लेकिन मानेंगे नहीं। तो सवाल यही आता है, प्रश्न यही आता है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने जा रहे हैं तो उसके जितने प्लस माइनस हैं वो देश को क्या बताएंगे, या देश की सुनेंगे, जनता की मानेंगे, विशेषज्ञों की बात राय लेंगे, या सिर्फ कानून आप बना के रख के वेबसाइट पे डाल देंगे? अब आप अपनी राय दे दीजिए, कानून तो यही बनेगा जो ड्राफ्ट है। अभी तक यही देखने ठीक है। यादव साहब, आपके सवाल पर जवाब भटनागर साहब से ले लेते हैं, वो कहना चाह रहे हैं। भटनागर साहब, जो सवाल उठाए हैं राकेश सिंह यादव ने, इस पर आपका जवाब चाहूंगी। मैंने आदरणीय राकेश जी की पूरी बात सुनी और बखूबी अच्छे से सुनी, तो मैं राकेश जी को थोड़ा संज्ञान में डाल दूं कि जितने भी किसान और सरकार के बीच में वार्ता हुई है वो पूरी मीडिया ने भी और पूरे अब विश्व की मीडिया ने और विपक्ष ने पूरी बारीकी से देखा भी है और चर्चा भी की है, और किसानों की जितने भी शर्तें और चीज 100% उनको ठीक किया गया और माना गया। मगर अब जो किसान आंदोलन जो अब एक चीज पे अड़ेंगे कि कानून आप इसे खत्म कीजिए तभी वार्ता होगी, ये एक अड़ने का वो है खेमे है जो चीजें देखी जा रही हैं। अड़ने से कोई काम थोड़ा ना होता है। आपने तो काला कानून कह दिया, इस काले कानून पे आपने लोकसभा में आपने कई बार वार्ता भी करी, आपको संतुष्ट भी किया, मगर आपने अभी तक जितने आपने किसान आंदोलन में आपने लोगों को पुश करके खड़ा कर रखा है उस पर आपने अभी भी बैठने का वो नहीं दिया, समझाने के बावजूद भी। आधे जो किसान यूनियन है वो मान भी गई है, मगर आप बैठने नहीं दे रहे, आप उस पर जवाब नहीं देते। अभी जैसे आपने नियंत्रण कानून, आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करी, देखिए आदरणीय मुस्कान जी ने बिल्कुल बोला कि पोर्टल पे उत्तर प्रदेश सरकार ने डाला और सुझाव मांगे, आप वहां भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। क्या आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी आपको भी, क्या आप नेता होने के कारण की जो पोर्टल पे चीजें डाली जा रही जनता के हित के लिए, जनता के लिए, क्या वो थोप दी जाएंगी? आपने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि उत्तर प्रदेश की भूभाग अलग है, भूसंख्या अलग है, जाति विशेष अलग है, फलां क्यों? वो तो पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में भटनागर साहब, देखिए ये विचार का विषय है भटनागर साहब। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, देखिए इसका मैंने जिक्र भी किया और काफी सराहनीय कदम है, उन्होंने इस पर जवाब मांगे। लेकिन बात अगर पूरे देश की होगी तो सरकारी वेबसाइट पर क्या पूरे देश की जनता से उनको कुछ समय देकर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे, और क्या वो सुझाव माने भी जाएंगे? देखिए, जब चीजें पोर्टल पे डाली गई हैं और जो सुझाव मानने के बाद जो पारित करा जाएगा वो भी दिखाई देगा। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि मीडिया से भी और आपसे भी कि जिन जिन के सुझाव माने जाएं आप उन्हें टीवी पे लाके इन 10 के नेताओं को दिखाएं, और अगर नहीं माने जाए तो आप वो भी दिखाएं प्रदेश की जनता के लिए कि देखिए आपके प्रदेश की जनता कितनी कठोर है कि माने नहीं गए। दोनों चीजों में दोनों दायरों की बात करता हूँ मैं तो। मगर आप ये चीज कह दो कि नहीं उत्तर प्रदेश का भूभाग अलग है, जाति विशेष अलग है, ये अलग है, आप ऐसा ना कह जातिवाद ना करिए ना। आप क्या मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, आप दिल्ली आ जाइए, चाहे आप चंडीगढ़ चले जाइए, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ भी सबका चीजों का अलग अलग है, सब जात बिरादरी के लोग रहते हैं। तो आप ये ना बोलिए कि अगर कोई कानून आ रहा है तो सबके अलग अलग है।
क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं, सब हैं? ये तो नहीं है कि हिंदुओं के बच्चे ज्यादा नहीं है ऐसा भी, मुसलमानों में भी बच्चे ज्यादा है ऐसा ये भी है, चाहे वो कोई किसी भी कौम के आते हो, मगर आप उसे बंटवारा करके ना देखें ना। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं। बंटवारा पहले आप थोप चुके हो हिंदुस्तान के ऊपर, तो हमने देखा है। ठीक है भटनागर साहब। यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए तमाम बातों का आपके जवाब भी दिया है भटनागर साहब ने, और इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं ये भी बताइएगा। इसी के साथ विपक्ष इस बार फिर से वन नेशन वन जो टैक्स है उस पर फिर से सवाल उठा रहा है कि पेट्रोल डीजल को अभी भी जीएसटी में नहीं लेकर आया गया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं इनके सवालों के जवाब दे देता हूँ। इन्होंने बोला कि किसानों से बात की गई, वो सबके सामने है और हमने उनकी सारी मांगे मानी। एक भी मांग नहीं मानी। एमएसपी की मांग थी, सीधे ठुकरा दी गई। सिर्फ एक ही मांग थी किसानों की, सबसे महत्वपूर्ण मांग थी। ये बोल रहे हैं किसानों को हम बैक कर रहे हैं, किसानों का अपमान कर रहे हैं। किसान कोई प्रायोजित नहीं है। थोड़े दिन बाद बोलेंगे देश में जनसंख्या कानून लागू करा है तो सारा देश विरोध कर रहा है, तो उसको कांग्रेस प्रायोजित कर रही है। इस तरह की मानसिकता तानाशाह शासक की हो सकती है। इस प्रजातांत्रिक देश में आप प्रजातंत्र के मूल्यों का अगर पालन करेंगे और उनका मान करेंगे तो ही इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। इस तरह की बातें बोलना किसानों को लेके कि उनको कोई बैक कर रहा है, उनको कोई समझा रहा है, अरे आपने 1.5 साल में कौन सी उनकी मांग मानी? आप किसान हितैषी हैं, आपने किसानों से बात करके कानून लागू करा? नहीं करा। आपने उनसे सुझाव मांगे, आपने माने? नहीं माने। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में वेबसाइट पे आपने डाल दिया, चलिए उसमें 10 सुझाव आएंगे, एक भी मानेंगे? आप लिखित में दे रहे हैं कि हम ये सुझाव मानेंगे? नहीं मानेंगे। योगी जी जिस तरीके के मुख्यमंत्री हैं, जैसा उनका नेचर है, जो राजनीति का तरीका है, वो तानाशाह शासक का है। वेबसाइट पर डालने से कुछ नहीं होता है। उसके सुझाव अगर मानेंगे, वो जनता के समक्ष रखेंगे कि ये जनता ने सुझाव दिए थे, ये कांग्रेस ने सुझाव दिए थे, ये समाजवादी ने सुझाव दिए थे, ये बीएसपी ने दिए थे, ये हमने माने, इसमें से 2 ठीक थे, जनता को बताएंगे। सारा काले कानून जो बनाए जाते हैं इसी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट करके बनाए जाते हैं। सुझाव क्या है, सुझाव मान्य नहीं करे, क्या आए थे वो भी नहीं बताएंगे। तो ये सब एक प्रोपोगंडा है कि हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं, वैसे ही जनसंख्या कानून का रहेगा, आप वेबसाइट पे डाल देंगे। अब सुझाव वहाँ लाखों आए, उसमें से चार्टिंग करा, कोई लायक नहीं था, कानून लागू कर दिया। ठीक है यादव साहब भटनागर जी आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं लौटूंगी यादव साहब। भटनागर जी आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं अगर बात करना चाहूँ इस समय, क्योंकि समय शायद कम बचा है हमारे पास, तो मैं छोटी सी जगह वापिस पार्लियामेंट में आना चाहता हूँ चीज छोड़ के। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या अब जो सत्र चलेगा और विपक्ष पूछेगा ऑक्सीजन के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में, और जो सरकार जवाब देगी क्या उसे संतुष्ट होगी? क्या उस पर ये आंदोलन करेंगे या वॉकआउट करेंगे, इस चीज का जवाब देंगे? क्योंकि राज्य तो इनके भी हैं जहाँ आपदा आई है। क्या अपने राज्यों की बात जो विषय आएगा सुनेंगे क्या? ये भाग जाएंगे वहाँ से? बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है जी। मैं लौटूंगी भटनागर साहब, इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी। बहुत वाजिब सवाल है राकेश यादव जी। जिस तरीके से आपदा पूरे देश में आई है तो आपके भी राज्य में आई होगी। पेट्रोल डीजल की भी मैं इस पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि अगर बीजेपी शासित प्रदेशों में पेट्रोल डीजल बढ़ा है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी बढ़ा है। अगर कांग्रेस मांग कर रही है केंद्र सरकार से और बीजेपी सरकार से कि वो जो जीएसटी माफ कीजिएगा जो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है उसको कम करे, तो क्या कांग्रेस जो शासित प्रदेश है वहां पर आपने एक्साइज ड्यूटी को कुछ कम किया? ये भी इस पर भी आप घिरेंगे? में कोरोना जब 2020 में आया, जिम्मेदारी किसकी थी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जनवरी में क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी यादव साहब? आप सुन तो लीजिए, मेरा जवाब ही नहीं सुनेंगे तो आप फिर बात ही पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है सुनाइए। जनवरी में नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आगाह किया गया था राहुल गांधी जी द्वारा कि आप सारे एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन सेंटर बनाइए और जांच शुरू कीजिए। माननीय महोदय नमस्ते ट्रंप करते रहे 22 मार्च तक। इस देश को कोरोना में किसने झोंका? नरेंद्र मोदी जी ने। जवाब किसको देना है संसद में? नरेंद्र मोदी जी को। पेट्रोल डीजल किसके कंट्रोल में? केंद्र सरकार के कंट्रोल में। 2014 के पहले देश नहीं चलता था क्या? पेट्रोल डीजल केंद्र सरकार के कंट्रोल में है यादव साहब, तो पेट्रोल डीजल राज्य सरकारों के भी तो कंट्रोल में है। राज्य सरकारें भी तो वैट लगाती हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। खैर फिलहाल देखिए कोविड मिसमैनेजमेंट का आपने मुद्दा उठाया है, उस पर अब आगे अभी तक जो हुआ वो बीत गया है, लेकिन आगे तीसरी लहर भी आने वाली है। उसी में देख लेंगे
कि आप किस तरीके से, अब बीजेपी किस तरीके से कोविड मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट करेगी और कांग्रेस किस तरीके से मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि देखिए दोनों ही जो राज्य और केंद्र सरकार है, दोनों को तालमेल बिठाकर यहाँ पर चलना होगा। अकेले अकेले किसी के भी चलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप भी विपक्ष की भूमिका में उनके साथ खड़े हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोविड मैनेजमेंट भी होगा और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर देश बहुत ही आसानी से चल पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।